कराची में कुछ भी तो नहीं बदला था। लोगों का हुजूम, गाड़ियों का रश, चीखो पुकार, नफसा नफसी का आलम, सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। वो पौने दो साल बाद वापस आया था। उसके माजी और हाल में नुमाया फर्क था, और इस फर्क की बुनियादी वजह 15 माह की जान तोड़ ट्रेनिंग थी। आज वो इस काबिल था कि फाजिल अली खान से अपने वालिदैन के कत्ल का बदला ले सके। इस मकसद के लिए उसे मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब देने की जरूरत थी। वो खुले बंदों फाजिल को नहीं ललकार सकता था। उसे कानून के कटहरे में लाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा मुमकिन होता तब भी वो उस पे अमल करने वाला नहीं था। वो उसे उतनी ही ज़हनी और रूहानी तकलीफ देना चाहता था जितनी तकलीफ का सबब वो उसके लिए बना था। दिन का बकिया हिस्सा और पूरी रात उसने एक दरमियानी दर्जे के होटल में सोकर गुजारा। अगले दिन सबसे पहले शनाख्ती कार्ड ऑफिस में जाकर शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए दरखास्त दी। पहला कार्ड जाने कहाँ खो गया था। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ऐसे नहीं थे कि शनाख्ती कार्ड के बगैर गुजारा मुमकिन हो सकता। असल फीस से कई गुना ज्यादा पे करके उसे अगले दिन कार्ड ले जाने का मुजदा सुना दिया गया। वहाँ से उसका रुख मार्केट की तरफ हो गया कि ज्यादा देर अपने असल हुलिये में घूमना किसी खतरे का बायस बन सकता था। आर्जी तौर पर हुलिया बदलने का सामान और चंद जरूरी चीजें लेकर वो होटल के कमरे में वापस आया। थोड़ी देर बाद छोटी दाढ़ी, घनी मूछें और गाल पे एक मसनूई मस्सा लगाने के बाद उसकी शक्ल काफी हद तक बदल गई थी। इस हुलिये में वो आसानी से घूम फिर सकता था। हुलिया बदलते ही उसने अपने मोहसिन मिर्जा ताहिर हुसैन पाशा के बंगले का रुख किया। 15 माह की ट्रेनिंग के बाद उसे ताहिर हुसैन की तंजीम के नजरियात से मुकम्मल इत्तेफाक हो गया था। अपना इंतकाम लेते ही उसने उस इनकलाबी तंजीम के लिए जी जान से काम करना था। पाकिस्तानी कौम की निजात उसे इनकलाब में ही नजर आ रही थी, और ये इनकलाब अगर कोई ला सकता था तो वो मिर्जा ताहिर हुसैन की तंजीम थी। ताहिर हुसैन की रिहाइश गाह का रास्ता उसे अजबर था। वो बगैर किसी दिक्कत के वहाँ पहुँच गया। गेट पे लगा ताला देखकर वो हैरान रह गया। उसके जहन में ख्याल आया शायद कहीं दावत पर गए हों, लेकिन फिर उसे अपने ख्याल से रुजू करना पड़ा कि दावत पे जाने की सूरत में चौकीदार तो वहाँ हाजिर रहता, उसने कहाँ जाना था। गेट के करीब पहुंचकर उसने अंदर झांका, मगर उस खूबसूरत कोठी की अंदरूनी हालत देखते ही उसे जहनी झटका लगा। वाज़े नजर आ रहा था कि वो कोठी आतिश ज़दगी का शिकार हुई है। चंद लम्हे सोचने के बाद वो करीबी कोठी की तरफ बढ़ गया। कॉल बेल के जवाब में चौकीदार ने जेली खिड़की से झांका। जी जनाब। वो बोला, भाई आपसे थोड़ी सी मालूमात लेनी है। चौकीदार खिड़की के रास्ते बाहर आ गया। जी हुक्म करें। वो बोला, आप यहाँ कब से हैं? चौकीदार ने शक आमेज हैरानी के लहजे से कहा, क्या मतलब? वो बोला, असल में भाईजान मुझे इस कोठी के मकीनों के मुताल्लिक कुछ पूछना था। इस्माइल ने मिर्जा ताहिर हुसैन की कोठी की जानिब इशारा किया। यहाँ मेरे कुछ अजीज रहते थे। मैं पिछले 1.5 साल से मुल्क से बाहर था। अब वापसी पे कोठी बंद पड़ी है। उनका कोई फोन नंबर भी नहीं है कि राब्ता कर सकूं। चौकीदार बोला, अच्छा ये बात है। उसके लहजे में इत्मीनान झलकने लगा। वो बोला, भैया इस कोठी से बस इतनी वाकफियत है कि एक दिन यहाँ आग भड़क उठी। बाद में पता चला कि कोठी के मकीनों ने खुद लगाई थी। कोई मुजरिम वगैरह यहाँ रिहाइश पजीर थे। पहले सिविल कपड़ों वाले और बाद में पुलिस भी काफी तफ्तीश करती रही। ये ताला भी पुलिस ने ही लगाया है। मकीनों का सच पूछो तो कुछ पता नहीं चला। सुनी सुनाई बातें हैं कि उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है और वो मुल्क दुश्मन थे। कोई कहता है जासूस थे। आम लोगों का ख्याल है दहशतगर्द थे। कुछ भी थे, बहरहाल उनके अंजाम से हम बेखबर हैं। इस्माइल ने कहा, बहुत मेहरबानी भाई साहब, और उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस मुड़ गया। शायद ताहिर हुसैन ने इनकलाब के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। एक तलखी सी उसके अंदर घुल गई। फाजिल के इबरतनाक अंजाम के बाद मैं उसकी तहरीक को जारी रखूंगा। उसने गोया खुद से अहद किया और शिकस्ता दिल के साथ वहां से रवाना हो गया। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।
तो गोया उसका ताल्लुक मोसाद से है। सिद्दीकी साहब आतिफ की बात खत्म होते ही बोले। वो बोला, बिल्कुल सर। सिद्दीकी साहब ने कहा, ये तो खैर पहले से हमारे इल्म में है कि यहूदी तंजीमें सरगर्म अमल हैं। बहरहाल अब सबूत भी हाथ आ गया है। और उस लड़की की असलियत क्या है? आतिफ ने कहा, असल हकायक से तुला इल्म है, लेकिन है उन्हीं के साथ ही। उसका काम मुख्तलिफ पार्टियों पर निगाह रखना है। सिद्दीकी साहब बोले, मैं समझा नहीं। आतिफ बोला, वो उसे बैनुल अक़वामी कातिलों की कोई तंजीम समझती है। उसका ज़हनी लेवल इस सतह का नहीं है कि वो इस सियासत को समझ सके। सिद्दीकी साहब बोले, सॉरमन नाम बताया है ना उस एजेंट का? आतिफ ने कहा, जी सर। वो बोले, और उसके बकौल कराची में वो अकेला मोसाद का असली रुकन है, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं जिन्हें उनके असल हकायक की खबर नहीं। आतिफ ने मुख्तसर जवाब दिया, जी सर। वो बोले, किसी दूसरे शहर में भी उनकी तंजीम के अफराद नहीं हैं? आतिफ ने कहा, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में इसी तरह का एक एक नुमाइंदा मौजूद है, लेकिन उनके एड्रेस से ये वाकिफ नहीं है। वो बोले, तो राब्ते की कोई सूरत होती होगी? आतिफ ने कहा, फोन। पूछा, नंबर ले लिए हैं? वो बोला, यस सर। सिद्दीकी साहब बोले, ये नंबर और दूसरी जितनी मालूमात उनके बारे में पता चली हैं हेडक्वार्टर भिजवा दो। आतिफ ने कहा, ठीक है सर। वो बोले, बाकी सॉरमन ने जितने बंदों के एड्रेस बताए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए फिल फॉर एक्शन लो। इस काम में अगर इजाफी नफरी की जरूरत पड़े तो पुलिस से मदद मांग लो। आतिफ जी सर कहता हुआ वहां से निकल गया। इस्माइल ने अपनी गली और मुनहदिम घर को नम आंखों से देखा। उसके अंदर तलखी सी घुल गई थी। वो शकील से मिलने आया था। न चाहते हुए भी उसके कदम अपने घर की जानिब उठ गए थे, मगर अपनी जन्नत की जगह नई इमारत बनती देखकर वो ज्यादा देर वहां खड़ा न रह सका और अपने दोस्त शकील की गली में आकर उसके इंतजार में टहलने लगा। एक मर्तबा तो उसके जी में आया कि उसके घर बैठकर उसका इंतजार करे, लेकिन किसी नामालूम ख्याल के तहत वो अपने ख्याल को अमली जामा न पहना सका और गली में ही मटर गश्त करता रहा। उसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। जल्द ही उसे शकील नजर आ गया, जो थके कदमों सर झुकाए घर की तरफ रवाना था। उसके करीब से गुजरते हुए उसने एक सरसरी नजर उस पे डाली, लेकिन पहचान न सका। उसके आगे गुजरते ही इस्माइल ने उसे आहिस्ता से आवाज दी, शकील। शकील उछलते हुए मुड़ा। गली खाली पड़ी थी, वरना लोगों ने लाजिमन उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाना था। उसका लहजा हैरानी से पुर था। डॉक्टर साहब तुम? ये कहते हुए उसकी बेचैन निगाहों ने जिस अंदाज में अतराफ का जायजा लिया, उससे इस्माइल को शौक सा लगा। पुराने दोस्त के लहजे में गर्मजोशी की बजाय हैरानी और चाहत की बजाय एहतियात झलके तो ऐसा ही झटका लगा करता है। इस्माइल बोला, हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? वो बोला, खुशी भला क्यों नहीं होगी, लेकिन तूने हुलिया कैसा बनाया हुआ है? मैं फकत आवाज से ही तुझे पहचान सका हूँ। उसने मुसाफे के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मुआनके की बजाय मुसाफा। इस्माइल के अंदर तलखी सी खुल गई। हवालात से भागने वाला खुलेआम तो नहीं फिर सकता ना भाई। वो बदमजगी से उसका हाथ थामते हुए बोला। शकील ने कहा, हवालात? वैसे तुम अब तक कहाँ छुपे थे? इस्माइल बोला, भाई ये गली में खड़े होकर करने की बातें नहीं है, कहीं बैठकर बात करते हैं। इस्माइल बोला, कहाँ? कहीं पुलिस ना आ जाए यार, मैं वैसे ही रगड़ा जाऊंगा। इस्माइल बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है। वो अपने लहजे की तलखी को छुपा न सका। शकील बोला, तुम तो खफा हो गए यार, पता है उस सेठ फाजिल ने मेरी कितनी पिटाई करवाई थी तेरी वजह से। इस्माइल बोला, मेरी वजह से? शकील ने कहा, हाँ, तेरे दोस्त होने के नाते उनका ख्याल था कि मैंने ही तुझे छुपाया हुआ है। मैंने मार बर्दाश्त कर ली, मगर तेरा पता उनको फिर भी न बताया। इस्माइल ने कहा, तुझे मालूम कब था मेरा पता? शकील ने कहा, मेरा मतलब है मालूम होता तब भी ना बताता। इस्माइल बोला, वो तो खैर तेरे रवैये से ही नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत मेहरबानी, चलता हूँ। ये कहकर वो मुड़ा और उससे मुसाफा किए बगैर चल पड़ा। पीछे से शकील की आवाज आई, बात सुनो। वो बोला, जी फरमाओ। शकील ने कहा, मुझे माफ कर देना यार। उसकी आवाज में नदामत का तासुर वाज़े था। इस्माइल बोला, मुझे अंदाजा है, मैं खफा नहीं हूँ, खुश रहो दोस्त। वो चल पड़ा। शकील नम आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि उसे रोक सके। पुलिस और सेठ फाजिल के आदमियों का सामना करना उसके बस से बाहर था। सर, तमाम बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। इनमें 4 सरकारी एहलकार हैं। सब इस वक्त गेस्ट हाउस में हैं और इन सब से पूछगिछ हो रही है। आतिफ फोन पे सिद्दीकी साहब से मुखातिब था। उन्होंने पूछा, टोटल कितने बंदे हैं? आतिफ ने कहा, 15। वो बोले, सरकारी आदमियों से अलहदा तफ्तीश करना। आतिफ ने कहा, ऐसा ही करेंगे सर। वो बोले, वैसे किस ओहदे के हैं? आतिफ ने कहा, सर एक थानेदार, 2 क्लर्क और 1 सिपाही है।
बाकी की तफसील बाद में आकर बताता हूँ। वो बोले ओके, जितना जल्दी हो सके। ठीक है सर कहकर आतिफ ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसके वजीह चेहरे पे सोच की गहरी परछाइयां नजर आ रही थीं। उसकी महवियत दरवाजे पे होने वाले खटके ने खत्म कर दी। दरवाजे पे इरफान था। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आतिफ ने कहा आ जाओ। वो बोला सर आप आए नहीं? आतिफ ने कहा दिल नहीं जा रहा यार, दुख होता है अपने भाइयों के करतूत देखकर। जाने चंद टकों की खातिर ये लोग अपने मुल्क, कौम और मजहब के साथ गद्दारी करने पर कैसे तैयार हो जाते हैं। इरफान बोला सर इनका कसूर नहीं है, गुर्बत और बेरोजगारी ही इतनी है कि आम आदमी का जीना दुश्वार से दुश्वार तरीन होता जा रहा है। आतिफ ने कहा जो बंदे बरसरे रोजगार हैं वो क्यों ऐसा करते हैं? इरफान ने कहा सर अच्छी जिंदगी गुजारना कौन पसंद नहीं करता। सब गाड़ी बंगला कोठी चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे आला स्कूलों में तालीम हासिल करें, उनका इलाज बेहतरीन अस्पतालों में हो, अपनी बेगमात को शॉपिंग करवाने के लिए उनकी पसंद की जगह ले जा सकें। लेकिन वतन अजीज में ये सहूलियात एक मखसूस तबके तक महदूद हैं और इस महदूद तबके के तर्ज जिंदगी तक रसाई उमूमन मकसद जिंदगी बन जाता है। मुल्क दुश्मन भी उन्हें ऐसे ही सुनहरी बाग दिखाकर अपने शिकंजे में कस लेते हैं कि मरकर या हमारे हाथ चढ़कर ही उनकी जान छूटती है। आतिफ बोला इरफान कनात एक बहुत बड़ी दौलत है। पैदल चलने वाला साइकिल मोटरसाइकिल के मालिक की बजाय लंगड़े लूले की तरफ क्यों नहीं देखता? और जहाँ तक ताल्लुक है दौलत की तकसीम का तो ये अमर खुदाबंदी है। हराम खाओ या हलाल पे गुजारा करो, मिलनी अपनी किस्मत है। बाकी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में सिर्फ गुरबा या निचले तबके के अवाम तो शामिल नहीं, इनमें काफी तादाद उमरा और ब्यूरोक्रेट्स की भी है। उनको किस सहूलत की कमी है? इरफान ने कहा बस सर अपनी किसी गलती के बायस ब्लैकमेल हो जाते हैं। आतिफ ने कहा गलती? वो गलती भी मुल्क दुश्मनी की होती है। इरफान ने कहा अच्छा छोड़े सर, ये आप क्या मौजू ले बैठे हैं? मैं पता करने आया था कि आप पूछगिछ के लिए खुद आएंगे या हम खुद ही निमट लें। आतिफ खड़े होते हुए बोला मेरा मूड तो नहीं है, लेकिन अब आ गए हो तो चले जाते हैं। और वो आगे पीछे कमरे से निकल गए। इस्माइल तब्दील शुदा हुलिये में फाजिल खान की कोठी के सामने सुबह सवेरे ही पहुंच गया। कोठी की निगरानी करते उसे दूसरा दिन था। पहला दिन तो यूं ही निगरानी में गुजर गया कि उसने फकत मकीनों के आने जाने का टाइम नोट किया, जिसमें सबसे ज्यादा उसे एक नौजवान लड़की अहम लगी जो बॉडीगार्ड्स के झुरमट में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से वापस आई थी। फाजिल खान उसे सारा दिन दिखाई न दिया था। आज उसका इरादा घर के किसी नौकर से मालूमात हासिल करने का था। इस ज़िम्न में एक मौहूम सा प्लान उसके जहन में था और वो किसी मुलाजिमा के घर से निकलने का मुंतजिर था। 7:45 बजे उसे वही खूबसूरत लड़की कार में बैठी गेट से निकलती दिखाई दी जो गुज़श्ता कल उसने देखी थी। हस्बे मामूल उसकी कार के पीछे फाजिल खान के गुर्गों की गाड़ी थी। उस हसीना की हिफाजत करने वाले कुल गुर्गों की तादाद बशमूल उसके कार ड्राइवर के 5 थी। इस्माइल का अंदाजा था कि वो फाजिल खान की बेटी है। अगर उसका अंदाजा सही था तो वही उसका असल हदफ था, लेकिन इससे पहले वो उसके बारे में जरूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। बेफायदा कामों में अपनी तवानाई जाया करना उसे उस्ताद ने नहीं सिखाया था। एक एक के अल्फाज उस वक्त भी उसकी यादाश्त में जिंदा थे। कोई भी काम करने से पहले अपने हदफ का तायुन कर लो, ये न हो काम करने के बाद पता चले कि सारी मेहनत राय गा गई। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही एक उधेड़ उमर शख्स कोठी से निकलकर पैदल एक समत को जाता दिखाई दिया। उसका रुख करीबी मार्केट की तरफ था। ऐसी कोठी के मकीनों के ज़ेरे इस्तेमाल अगर दर्जनों गाड़ियां हों तब भी मुलाजिम गरीब कम ही गाड़ी की सीट पर बैठ पाते हैं। चूंकि इस्माइल मुसलसल एक जगह पर खड़ा रहकर कोठी की निगरानी नहीं कर सकता था, इसलिए वो टहलने के अंदाज में कोठी के सामने चकराता रहा। मुलाजिम का रुख उससे मुखालिफ जानिब था। वो भी समत बदल कर उसके पीछे चल पड़ा। 10-15 मिनट बाद ही वो आगे पीछे चलते करीबी मार्केट पहुंच गए। मुलाजिम एक बड़ी सब्जी की दुकान में घुस गया। दुकानदार ने जिस अंदाज में उसे खुशामदीद कहा, उससे इस्माइल को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो उसका मुस्तकिल गाहक था। इस्माइल उसके बाहर निकलने तक वहीं टहलता रहा। सब्जी शॉप से निकलकर वो एक गोश्त वाले के पास घुस गया। इस दौरान इस्माइल गैर महसूस अंदाज में उसके ताक़ुब में रहा। यूं भी वो मुलाजिम इतना होशियार नहीं था कि इस्माइल को ट्रेस कर सकता। मजीद 1-2 दुकानों में घुसने के बाद उसने वापसी का कसद किया। इस्माइल उसी मौके का मुंतजिर था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसे चंद कदम दूर से ही पुकारा, अरे चचा आशिक आप। ये कहते ही वो भागकर उससे चिमट गया। वो गड़बड़ा गया, अरे भाई आप कौन? मेरा नाम आशिक नहीं रमजान है। इस्माइल बोला माफी चाहता हूँ। उसके लहजे में नदामत के साथ गहरे गम का तासुर था। असल में मैं कराची में अपने चचा की तलाश में काफी दिनों से सरगर्दा हूँ। दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं।
पहली नजर में आपकी शक्ल हूबहू चचा आशिक की सी लगी और मैं अपने जज्बात पर काबू न पा सका। मैं एक दफा फिर माफी का खास्तगार हूँ कि आपको परेशान किया। रमजान के लहजे में शफकत दर आई, कोई बात नहीं पुत्र, और परेशानी काहे की, आपने मुझे कौन सा थप्पड़ मार दिया है? वो बोला, मेहरबानी चचा जान, वैसे आपको मेरा चचा कहना बुरा तो नहीं लग रहा? वो मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा लग रहा है। इस्माइल बोला, बहुत बहुत मेहरबानी चचा। रमजान ने पूछा, वैसे तेरा चचा करता क्या है और गुम कैसे हो गया? इस्माइल ने कहा, आए चचा, होटल में बैठकर चाय पीते हैं, वहीं आप मेरी कहानी भी सुन लेना। इस तरह रास्ते पे खड़ा होना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। उसके लहजे में तजब्जुब दर आया, बैठ तो जाऊं, कहीं देर ना हो जाए। इस्माइल ने कहा, चंद मिनटों की बात है चचा। वो बादल नखास्ता राजी होते हुए बोला, अच्छा चलो। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए इस्माइल उसे एक फर्जी कहानी सुना रहा था। मेरे वालिदैन बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं चचा के घर पला बड़ा। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। उसने सगी औलाद की तरह मुझे पाला पोसा, शफकत भरी तवज्जो दी, आला तालीम दिलवाई, लेकिन उसका सिला मैंने ये दिया कि तालीम मुकम्मल करते ही उसे बताए बगैर कराची भाग आया। उसे जब इस बात का पता चला तो वो भी अपने सारे काम तर्क करके मेरी तलाश में कराची आ गया। मैं जब 5-6 माह बाद ही रोशनियों के इस शहर से घबरा कर वापस गाँव लौटा तो पता चला कि चचा तो मेरी तलाश में कराची पहुंचा हुआ है। इस उम्र में मैंने उस अजीम इंसान को इतनी तकलीफ दी। इतना तो मैं जानता था कि वो मुझे चाहता है, मगर ये अंदाजा नहीं था कि मेरी तलाश में वो कराची भी आ जाएगा। आज महीना होने को है मैं उनकी तलाश में सरगर्दा हूँ और अपने किए पर पशेमान हूँ। बस इतनी सी है मेरी कहानी। इस्माइल के दुखी लहजे ने रमजान को मुतासिर कर दिया। वो बोला, तो कोई फोन मोबाइल नंबर नहीं है तेरे चचा का? इस्माइल बोला, चचा फोन का इस्तेमाल ही नहीं जानता, उसके साथ वो अनपढ़ भी है, वरना मैं अखबार में इश्तिहार शाया करवा देता। रमजान बोला, पुत्र उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, तुम यूं करो उसकी तस्वीर और नाम वगैरह देकर ये ऐलान करो कि ये बंदा फुला तारीख से गायब है, इत्तला देने वाले इस फोन नंबर पर राब्ता करें। इस्माइल गोया फड़क उठा, सुभान अल्लाह चचा, आपके मुंह में घी शक्कर, क्या मशवरा दिया है, मेरे जहन में तो ये ख्याल ही नहीं आया, यकीनन मुझे ऐसा ही करना चाहिए। रमजान बोला, चलो कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई। इस्माइल की मुश्किल का हल ढूंढने पे उसे खुशी हुई। इस्माइल मजीद मस्का लगाते हुए बोला, बस चचा आपको अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर भेजा है। वो बोला, नहीं पुत्र, मेरी क्या औकात है, बहरहाल अब मैं चलूंगा, काफी देर हो गई है, अल्लाह करे तेरा चचा मिल जाए। इस्माइल उसके सामान के थैले को पकड़ता हुआ बोला, आमीन। चलो चचा मैं आपको छोड़ देता हूँ, इतना सामान आपने उठाया हुआ है। रमजान बोला, बस बेटा मैं चला जाऊंगा, कोई इतना वजनी सामान नहीं है, यूं भी ये रोजमर्रा का काम है। इस्माइल शिकवा कना हुआ, बेटा भी कहते हैं और छोटी सी खिदमत का मौका भी नहीं देते। रमजान बोला, अच्छा भाई ठीक है, तुम उठा लो ये सामान, खफा क्यों हो रहे हो? और इस्माइल ने झपट कर सामान पकड़ा और रमजान के हमरा उस छोटे से होटल से निकल आया। होटल से निकलते ही इस्माइल सरसरी अंदाज में मुस्तफसिर हुआ, वैसे चचा आप करते क्या हैं? वो बोला, एक सेठ के यहाँ मुलाजिम हूँ। उसने पूछा, क्या नाम है सेठ का? वो बोला, सेठ फाजिल अली खान। इस्माइल ने कहा, ये वही सेठ फाजिल है ना जिसका बड़ा बेटा वकील है और एक बेटी MBBS डॉक्टर है? वो बोला, नहीं पुत्र, आप जाने किस सेठ की बात कर रहे हो, इनकी तो एक ही बेटी है और वो भी अभी पढ़ रही है, रोजाना किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है। थोड़े वक्फे के बाद इस्माइल ने दोबारा पूछा, अच्छा फिर वो कोई और फाजिल होगा। वैसे अंकल ये अमीर लोग बेटियों को इतना बुरा क्यों समझते हैं? क्या उनको ये खौफ होता है कि बेटी उनकी दौलत किसी गैर के पास ले जाएगी? वो बोला, क्या कह सकते हैं पुत्र, बहरहाल सेठ साहब तो इस लिहाज से काफी मुख्तलिफ हैं। वो बोला, क्या मतलब? रमजान ने कहा, मतलब ये कि सेठ फाजिल तो अपनी बेटी पे जान छिड़कते हैं, हिना बेटी को खुश रखना ही उनकी जिंदगी का मकसद है। अगर हमने भी सेठ साहब से कोई काम निकलवाना हो तो हिना बेटी का ही वास्ता बनाते हैं और उनके मान जाने का मतलब है सेठ साहब की रजामंदी। बेटा वो उसकी कोई बात टालता ही नहीं, जान छिड़कता है उस पे। उसे जरा सी तकलीफ हो तो ऐसा लगता है जैसे सेठ साहब को वही तकलीफ शुरू हो गई हो। यकीन करो बेटा, मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले बाप कम ही देखे हैं। और हिना बेटी भी, खुदा खुश रखे, उसकी कोई आदत भी अमीरों वाली नहीं। यकीन करे नौकरों को भी कभी मुलाजिम नहीं समझा, मुझे तो चाचू कहकर बुलाती है। इस्माइल ने कहा, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ अंकल, वरना उमरा और उनके बच्चे ऐसे नहीं होते। वो बोला, पुत्र सेठ फाजिल खान यकीनन कोई अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसकी बेटी और बीवी यकीन करो तारीफ के काबिल हैं। इस मर्तबा इस्माइल खामोश रहा। यूं भी उसने आम फहम अंदाज में काफी कारामद बातें रमजान से उगलवा ली थी। कार वाली हसीना के मुतालिक उसका अंदाजा सही निकला था कि वो सेठ फाजिल की बेटी थी। अब वो जितनी भी अच्छी थी, इस्माइल को उससे कोई गरज नहीं थी। रेहाना की चीखें आज भी उसकी समातों में गूंज रही थी। ऐसी ही चीखें जब तक फाजिल खान के कानों में न पहुंचाई जाती उसे सुकून नहीं मिल सकता था।
فاضل خان کی کوٹھی تک اسماعیل اسی انداز میں رمضان کا انٹرویو لیتا رہا۔ کوٹھی کے گیٹ سے چند قدم دور اس نے رمضان سے رخصت لی اور اس کے ٹھنڈے گرم کی رسمی دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔